हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोबाइट्स। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आई हैव स्टार्टेड लेक्चर सीरीज फॉर एमडीके स्टूडेंट्स स्पेशली। तो एज यू नो कि मैं जो है पीएमडीसी का सिलेबस फॉलो कर रही हूँ और टॉपिक टू टॉपिक हम टॉपिक जो है वो कवर करने जा रहे हैं। तो आज जो है वी आर गोइंग टू एंड अप दिस वन चैप्टर जो कि सेलुलर लाइफ है। जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो कम्प्लीटली बायो एनर्जेटिक्स पर होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि उससे पहले हम एक टेस्ट सीरीज भी यहीं पर ही अरेंज कर लें सो दैट एवरीवन could solve whatsoever we have learned so far। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आज का हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा जिसमें हमने वायरस और उसकी क्लासिफिकेशन पर डिस्कशन की थी, गो एंड वॉच दैट वन वीडियो ऑल्सो। चलिए हम अब डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो एक्रोनिम है एड्स जो है इसके जो है वो फुल फॉर्म है क्या। थोड़ा सा इसको देख लेंगे। ए जो है वो स्टैंड करता है एक्वायर्ड एक्वायर्ड, और आई स्टैंड फॉर डी स्टैंड फॉर डेफिशिएंसी एंड एस स्टैंड फॉर सिंड्रोम। अब व्हाट इज सिंड्रोम? एक्वायर्ड कहते हैं कि वो इम्यूनिटी वो जो कि हमने पूरी लाइफ टाइम जो है वो हासिल की होगी। ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, उसके अलावा ये जो इम्यूनो डेफिशिएंसी है, क्योंकि ये जो एड्स होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही तब है जब इम्यूनिटी किसी की जो है वो वीक हो जाती है। ठीक है, तो ये स्पेशली इम्यून सिस्टम को ही वीक करता है और उसका जो टारगेट होता है वो होता ही इम्यून सिस्टम है। उसके अलावा ये जो एस है, एस स्टैंड्स फॉर सिंड्रोम। सिंड्रोम की जो मीनिंग है, सिंड्रोम की मीनिंग ये होती है कि जहां पर मल्टीपल या ग्रुप ऑफ सिम्टम्स यहाँ पर हमें जो नजर आए, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। और इवन जो जिसको एड्स होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनके सिम्टम्स वेरी कर रहे होते हैं, किसी के किस टाइप के होते हैं, किसी के किस टाइप होते हैं, किसी के थोड़े से कम सीवियर हो सकते हैं और किसी के ज्यादा वर्स्ट कंडीशन हो सकती है। तो ये डिपेंड्स ऑन द पीपल टू पीपल एंड इट ऑल्सो डिपेंड टू जो है इम्यूनिटी वाइज वी कैन से। ठीक है, तो एड्स जो है, अब आज का जो टॉपिक है हमारा उसके अंदर हमें इसके सिम्टम्स पढ़ने हैं, उसके कॉजेज पढ़ने हैं और उसका ट्रांसमिशन पढ़ना है कि ये किस तरह से जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। अच्छा, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि सिम्टम्स क्या हो सकते हैं एड्स के। तो सबसे पहले तो इसके जो सिम्टम्स है वो वेरी करते हैं कि कौन सा फेज जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस कंडीशन के 3 फेजेस हो सकते हैं लाइफ टाइम में जो जो भी अफेक्टेड या इन्फेक्टेड होगा इससे। ठीक है, नंबर 1 सबसे पहले एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें जो पेशेंट है उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसको कोई ऐसा कोई वायरस या कोई ऐसी कोई बीमारी हुई भी होगी। ठीक है, उसको बिल्कुल पता नहीं चलेगा और ये 9 साल तक जो है ये एसिम्प्टोमेटिक कैरियर जो है ना वो चलता रहेगा। अब एसिम्प्टोमेटिक का मकसद ये है कि इसके अंदर कोई सिम्टम्स खास नजर नहीं आएंगे। सिम्टम्स किस तरह से, जैसे कि फीवर हो रहा है, चिल्स हो रहे हैं, एक्स जो है इची रेशेस हो रहे हैं और स्वेलन लिम्फ ग्लैंड्स जो है वहां पर जो है स्वेलिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है जिसके अंदर जो भी पेशेंट है जो कैरियर है डिजीज का वो उसे पता नहीं है, वो एसिम्प्टोमेटिक है, उसको उसके पास कोई सिम्टम अभी शो नहीं होंगे। एंड ऑल्सो डिपेंड्स कि वो 9 साल तक भी कोई सिम्टम नजर ना आए और क्या पता वो आखिर तक जाकर हमें पता चले। दूसरा ये है कि एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। अब ये वो इंसान है जिसको अभी पता चल गया है कि उसको एड्स हो गया है, अब उसके साथ क्या कंडीशन हो सकती है? अब उसके पास ये कंडीशन हो सकती है कि उसकी जो लिम्फ ग्लैंड्स हैं नेक के अराउंड वहां पर स्वेलिंग हो सकती है, आर्मपिट के अंदर जो है वहां पर भी स्वेलिंग हो सकती है, एंड ग्रोइन। अब ये ग्रोइन क्या चीज होती है? ग्रोइन होती है ये जो थाई है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये थाई है, तो ये जो पार्ट है ये लोअर एब्डोमेन का ये जो पार्ट है और ये जो थाई है इसके बीच में ये जो है कोई ना कोई स्वेलिंग जो है किसी को गुठली बनना या यहाँ पर कोई स्वेलिंग बनना, इसको हम कहते हैं ग्रोइन। ठीक है, तो वहां पर भी ग्रोइन की इस जगह को हम ग्रोइन कहते हैं और वहां पर कोई स्वेलिंग भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो कि बहुत पेनफुल हो रहता है पेशेंट्स के लिए। ठीक है, उसके अलावा डायरिया और समटाइम्स तो मेमोरी लॉस होने का भी खदशा रहता है। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गई पूरी वो बात के अब यहाँ तक
पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसको वो कैरी कर रहा है, ये एड्स जो है वो कैरी कर रहा है, उसे बिल्कुल पता नहीं चलता। नेक्स्ट में आहिस्ता आहिस्ता जब उसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते तो उसे पता चल जाता है कि अच्छा ये फिर देन कंडीशन, और जब और मजीद वो वर्स्ट हो जाती है कंडीशन, जिसको हम कहते हैं फुल ब्लॉन एड्स। ठीक है, फुल ब्लॉन एड्स में ये होता है कि ये एड्स जो है वो 100% कंफर्म हो चुका होता है कि अब ये एड्स जो है वो पक्का पक्का हो चुका है। ठीक है, जिसके जिसके अंदर सीवियर वेट लूज हो जाता है, परसिस्टेंट डायरिया रहेगा, और उसके साथ साथ कुछ ऐसी ऐसी बीमारियां निकलेंगी जैसे कि टीबी। ठीक है, जैसे टीबी हो गई, और जो है उसके अलावा निमोनिया हो गया, तो ये सारी डिजीजेस जो हैं इसके अंदर हो जाती है। अब सबसे पहले ये जो पॉइंट है जहां पर लिखा हुआ है कि प्राइमरीली ट्रांसमिटेड थ्रू द एक्सचेंज ऑफ बॉडीली फ्लूइड्स। ठीक है, इंसान की बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड्स हैं, ठीक है, उसके थ्रू ये हाई चांसेस होते हैं कि ये जो है स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। जितना कोई पर्सन जो है वो इंटरेक्ट करेंगे जो कि अफेक्टेड होगा, उसको ये 100% चांसेस हैं कि वो भी अफेक्टेड हो जाए इसके साथ। ठीक है, नंबर वन इज कि वो कौन से फ्लूइड्स की हम जो बात करें, वो फ्लूइड्स के अंदर ब्लड की बात करें, कोई ऐसा ब्लड जो कि कंटेमिनेटेड ब्लड है, जो कि अफेक्टेड पेशेंट जो कि HIV या एड्स के जो पेशेंट है उसका कोई ब्लड है और वो गलती से अगर ट्रांसफ्यूज किया जाए, तो जो नेक्स्ट जो बंदा है जिसको भी हम ये ब्लड लगवा रहे हैं, तो उसको भी ये जो है एड्स कन्वर्ट हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। उसके अलावा सीमेन, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर से भी एक फ्लूइड निकलता है जिसको हम सीमेन कहते हैं, और ये जो सीमेन है ये बेसिकली सीमेन और वेजाइनल फ्लूइड्स जो होते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम रीजन होते हैं इसके स्प्रेड का। ठीक है, उसके अलावा जो लोग जो हैं मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टेक्ट रखते हैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन एंड व्हाट नॉट, तो उनको ये भी पीपल जो है हाईली रिस्क पे होते हैं कि उनको एड्स जो है वो हो सकता है। उसके अलावा रेक्टल फ्लूइड्स की बात हो सकती है एंड ब्रेस्ट मिल्क की बात हो सकती है। कोई अगर मदर है जो कि अपने बेबी को फीड करवाती है और इफ शी इज ऑल्सो द अफेक्टेड वन, तो हो सकता है कि वो उस मिल्क के थ्रू भी जो बच्चा है वो उसको भी ये एड्स कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा ड्यूरिंग इवन प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई ऐसी मदर है जो कि एड्स पॉजिटिव है, तो फिर उसके अंदर ये हो सकती है कि डॉक्टर्स उसको ट्रीट प्रॉपर कर सकते हैं ताकि उसके जो है अपकमिंग जो बेबी है उसको कोई जो है ये वायरस जो है वो कन्वर्ट ना हो सके, ट्रांसफर ना हो सके। ठीक है, बट ये तभी हो सकता है अगर मदर जो है वो अपनी प्रॉपर पूरी हिस्ट्री जो है डॉक्टर को, मेडिकल हिस्ट्री जो है वो डॉक्टर को बताए और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो मेडिकेशन इस्तेमाल करे। ठीक है, देन इस ट्रांसमिशन कैन अकर थ्रू द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। डेफिनेटली यही वाहिद रीजन है जिसकी वजह से एड्स के केसेस जो है वो बढ़ते ही चले जाते हैं। देन शेयरिंग नीडल्स और सिरिंजेस की मदद से भी ये सारी जो चीजें हैं वो होती जाती हैं। ठीक है, तो जो कि यूज नीडल्स अगर किसी पेशेंट की अगर दूसरे पेशेंट को लगाई जाए तो उसमें हाईली रिस्क है कि यहाँ से एड्स जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड, अगेन वही बात है। अच्छा, उसके अलावा ये इवन ओपन वाउंड्स भी होते हैं, उनके अंदर भी ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, ओपन ये खुले जख्म जो है जिसमें से पस निकल रहा हो। ठीक है, अगर कोई इंसान जो है उनके साथ जो है किसी का मतलब जो है टच हो रहा है, ठीक है, या फिर इंटरेक्ट हो रहा है, तो उसकी और अगला भी जो पर्सन है अगला जो पर्सन है उसको भी अगर वो कोई ओपन या कोई कट वगैरह है तो उसके थ्रू भी ये आसानी से ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ट्रांसमिशन ऑफ एड्स के अंदर जो है हमें पढ़नी थी। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि ये होता क्यों है, व्हाट इज द कॉज ऑफ एड्स। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ एड्स इज मेनली HIV वायरस। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये जो वायरस है, अब इसका जो है थोड़ा सा हम इस वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। नॉर्मली आपके सिलेबस के अंदर ये टॉपिक दिया नहीं हुआ, बट स्टिल भी वी हैव टू, क्योंकि ये HIV अगर हम एड्स को डिस्कस करें, अगर HIV वायरस को डिस्कस ना करें तो जो है ये एक
किस्म की नाइंसाफी हो सकती है। ठीक है, तो हमें जो है इसको पढ़ना पड़ेगा HIV को भी। थोड़ा सा इसका आसान सा स्ट्रक्चर है, बस हमें ये देखना है कि इसके पास होता क्या है। जैसे कि हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में देखा था कि वायरसेस के पास जो है एक पर्टिकुलर न्यूक्लिक प्रोटीन होती है, मतलब कि न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होती है। तो ये डेफिनेटली ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस जो HIV है उसके पास भी कुछ ना कुछ खास जो है जीनोम मौजूद होगा। वो कौन सा जीनोम मौजूद होगा, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। ठीक है, अच्छा, तो ये बेसिकली जो वायरस है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, और इसके साथ एक और चीज होती है जो कि इसको हम क्या कहते हैं, एक एंजाइम रखता है अपने पास जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। ठीक है, उसका नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम होगा, इसको हम क्या कहते हैं, ये एंजाइम है। ठीक है, अच्छा, दूसरी ये चीज कि क्या सारे ही RNA वाले जो होंगे क्या वो HIV कोज कर सकते होंगे कि नो। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर HIV करवानी होगी तो उसके लिए जो वायरस होगा उसके साथ लाजमी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA अटैच होना चाहिए, और साथ साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव एंजाइम का होना भी लाजमी है। ठीक है, अब दूसरी ये चीज यहाँ पर यह है कि ये जो वायरस है बेसिकली HIV, ये किस क्लास ऑफ वायरसेस से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है रेट्रोवायरसेस से। ठीक है, रेट्रोवायरसेस से। रेट्रो वर्ड की माना ही यही है कि रिटर्न करना। ठीक है, रिटर्न करना या बैक करना। ठीक है, अब ये क्या बैक करेगा, ठीक है, क्या रिटर्न कर सकता है, अब ये रिटर्न कर ये सकता है कि ये हमेशा ये जो इसके साथ ये जो इसका साथी यहाँ पर बैठा हुआ है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम, इसकी ये खास खुसूसियात ये है कि ये हमेशा क्या करेगा, DNA से RNA से, इसके पास खुद का अपना क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है ना, तो ये RNA से क्या बना रहा होता है, DNA बनाता है। ठीक है, अमूमन हमने जब भी ट्रांसक्रिप्शन पढ़ी हुई होती है तो नॉर्मल जो जर्नल हम ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम DNA को कन्वर्ट कर रहे होते हैं RNA के अंदर, ऐसा ही है। ठीक है, RNA बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा होगा, RNA से हम क्या बना रहे होंगे, DNA बनाएंगे। तभी ये जो रिवर्स हम जा रहे हैं ना, उसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। तो इसको हमने हमें थोड़ा सा ये देख लेना है। तो ये जो भी वायरस जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म करेंगे उनको हम कहते हैं रेट्रोवायरसेस। ठीक है, और रेट्रोवायरसेस सारे RNA वाले नहीं हो सकते, हमेशा रेट्रोवायरसेस सिर्फ वही होंगे जिसके पास ये खास एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस होगा, और साथ में उसका जो जीनोम है वो RNA होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। ये तो आपको फर्स्ट इसकी मैंने आपको बताया कि ये होगा क्या, अब ये कैसे दिख सकता है, ये कुछ यूं दिख सकता है ऐसे। ठीक है, ये इसके पास क्या है, ये हमेशा अपने साथ दो दो स्ट्रैंड्स RNA की लेकर घूमता है। ठीक है, और हर RNA की सिंगल स्ट्रैंडेड RNA की साथ एक जो है क्या लेकर घूमेगा, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम लेकर घूमेगा। डिस्कशन कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की कि किस तरह से दिखता है ये मोस्ट ऑफ द टाइम HIV। बिल्कुल उसी आम से जो वायरस का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है और साथ में उसके पास कैप्सिड होती है, बट ये क्या करता है, ये एक एक्स्ट्रा जो है अपने पास कवरिंग रखता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो है एनवेलप्ड वायरसेस की कैटेगरी में शामिल होते हैं, क्योंकि इनके पास प्रोटेक्शन जो है, लेयर्स जो है, इनकी एक्स्ट्रा कोटिंग जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, अब ये दिखती कैसी है, इनके पास सबसे पहले मेनली क्या जो मेन चीज होती है वो है ही इनका जो कुल असासा जो होगा ना, वो है ही जीनोम इनका। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बना रही हूँ, ये दो स्ट्रैंड्स हमेशा अपने पास रखते हैं और पेयर फॉर्म में। ये एक जो है इसको हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, साथ साथ ये अपने पास क्या रखते हैं, ये इनके पास होगी दो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या होगा, सबसे पहले इनके पास दो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होंगे और साथ ही साथ ये अपने पास क्या रखते हैं, एंजाइम्स होंगे इसके पास। ठीक है, अच्छा, अब इसको क्या करना है हमें, एक्स्ट्रा इसके पास अब एक जो है, हमें जैसे हमें पता है कि जीनोम जो है वो कोर में होता है, तो उसकी आउटर जो कवरिंग होती है वो क्या कहलाती है, कैप्सिड कहलाती है। तो लेट्स क्रिएट द कैप्सिड ओवर हेयर। ठीक है, मैं इससे थोड़ा सा इसको आपको बता रही हूँ कैप्सिड किस तरह की बनी हुई होती है, कॉनिकल शेप की होती है। तो मैं यहाँ पर जो है कोन की तरह स्ट्रक्चर बनाऊंगी, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये जो है अभी कैप्सिड है
ठीक है, ये कैप्सिड है और ये जो आपको छोटे छोटे से पीसेस और सब यूनिट्स नजर आ रहे हैं इसको हम कहते हैं कैप्सोमियर्स। ठीक है, तो अब क्या है कि ये तो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है। सेंटर में इसके पास आरएनए होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ इसके पास ये जो है एंजाइम्स होंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स है। ऊपर एक जो है कैप्सिड है। अच्छा, अब ये क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा भी कैप्सिड की एक लेयर जो है अपने पास रख रहे होते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा एक लेयर है। ठीक है, वो क्या है, प्रोटीन की बनी हुई है, बिल्कुल कैप्सोमियर्स की तरह ही होगी, बट एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, बिल्कुल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, वो थोड़ी सी सर्क्यूलर स्ट्रक्चर में होगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये प्रोटीन की बनी हुई है, बस इसको आप, इसकी कंपोजिशन बस आप याद रखें और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, यहाँ तक ये एक्स्ट्रा कोटिंग हो गई। और अब क्या होगा इसके पास, अब जो मेन इसका जो है एनवलप है, जो कि किसका बना है, लाइपोप्रोटीन का बना है। तो अब वो थोड़ा सा बना देते हैं यहाँ से। ठीक है, लाइपोप्रोटीन की एक्स्ट्रा कोटिंग है, तो मैं यहाँ पर बना देती हूँ कुछ यूं करके, ऐसे करके शो कर देती हूँ। ठीक है, ये लिपिड की बायलेयर है, और जो जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा होगा उनको पता है कि ये लिपिड की ये जो बायलेयर है, ये बेसिकली इसके वायरस की अपनी लेयर नहीं होती, बट ये ह्यूमन की ये जो सेल है उसकी ही सरफेस के जो है, सेल सरफेस पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है, वहां से ये निकलते निकलते जो है थोड़ा सा जो है लाइपोप्रोटीन की एक लेयर जो है अपने सर पे ऐसे उड़ाकर आ रहे होते हैं और एक्स्ट्रा उसे कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ये जो येलो शेडिंग में मैं जो दिखा रही हूँ, ये क्या है, लाइपोप्रोटीन है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा उसको क्या कर सकती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है, फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। ठीक है, अब क्या होगा, इसके पास और क्या चीजें होंगी। अच्छा, अब ये जो लाइपोप्रोटीन है इसके ऊपर अब क्या होगा, फाइनली एक और जो है प्रोटीन्स मौजूद होंगी, जो कि मैं इस तरह से शो करना चाहूंगी। रेड से या चले वाला, रेड से या व्हाइट से शो कर देते हैं, रेड से। ठीक है, ये कुछ इस तरह से, ये प्रोटीन्स हैं कुछ यूं। ठीक है, ये प्रोटीन्स जो हैं वो लाइपोप्रोटीन की जो है यहाँ पर एम्बेडेड होती हैं, कुछ मेम्ब्रेन लिपिड की स्पाइलेयर पे अंदर एम्बेडेड होती हैं प्रोटीन, और कुछ जो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है। ठीक है, जो कि बाहर की तरफ से नजर आ रही होती है, इसको हम कहते हैं जीपी प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये बाहर से ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, अब इनके कुछ नाम है। ठीक है, ये जो अगर बाहर की तरफ से ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसको कहा जाता है GP120 कहा जाता है, और जो है अंदर की तरफ जो अंदर एम्बेडेड है ये वाली प्रोटीन, इसको कहा जाता है GP41 कहा जाता है। G स्टैंड फॉर ग्लाइको, P स्टैंड फॉर प्रोटीन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं क्या कर देती हूँ, लेबल कर देते हैं ताकि आपको भी आसानी रहे। ये जो सेंटर में स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, ये आपके आगे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, दो पीसेस होंगे, बस इसको याद रखिएगा। ये क्या है, ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, और इसके अलावा ये ब्लू ब्लू कलर का ये जो मैंने बनाए हैं इसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, और ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको कैप्सोमियर्स कहते हैं। ये जो येलो कलर की जो बाहर से मैंने कोटिंग बनाई है, ये क्या है, ये प्रोटीन की एक्स्ट्रा कवरिंग है। ठीक है, एक्स्ट्रा कवरिंग है प्रोटीन की, जो कि एज एन एनवलप काम कर सकती है। ये जो पार्ट है जो कि मैंने यहाँ पर बनाया है, ये जो व्हाइट व्हाइट जिसको मैं अभी शेडिंग करूंगी, ये जो पूरे जहां पर ये पूरी ये वाली जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स एम्बेडेड है, ये वाली जो लेयर जो है एक्स्ट्रा व्हाइट कलर की, जिस जहां जहां मैं फिल कर रही हूँ। ठीक है, इसको हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन की लेयर। क्या कहते हैं, लाइपोप्रोटीन की लेयर। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको शो कर देती हूँ, लाइपोप्रोटीन, या आप इसको सिंपली लिपिड बाइलेयर भी कह सकते हैं, लिपिड बाइलेयर। ठीक है, लिपिड बाइलेयर है, और ये वाली जो है एक्स्ट्रा जो है इसको हम कहते हैं, जो बाहर की तरफ से जो कि जिसको कहते हैं जीपी, ग्लाइकोप्रोटीन है जिसको 120 कहती हैं, और ये जो अंदर की तरफ जो एम्बेडेड होगी लाइपोप्रोटीन के अंदर, बाइलेयर के अंदर, उसको हम कहते हैं GP41।
ठीक है। अब ये GP41 का काम क्या होता है, ह्यूमन सेल के अंदर इंटीग्रेशन का काम होता है। ह्यूमन सेल के अंदर इंटीग्रेशन का काम जो है वो जीपी प्रोटीन करवा रही होती है, मतलब अटैचमेंट का जो काम है ना ह्यूमन सेल के अंदर, वो बेसिकली यहाँ पर ये करवा रही होती है। उसके अलावा एक और मजे की चीज कि यहाँ पर इसके पास एक खास किस्म की जो है ना वो चीज मौजूद होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर इसके पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं CD4 रिसेप्टर्स। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है स्ट्रक्चर वाइज। अब थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर वाइज आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि डायग्रामेटिकली वे में हमें ये किस तरह से पढ़ना होगा। ठीक है, सबसे पहले अभी देखें कि ये मैंने क्या दिखाया है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है ये वाला। ठीक है, ये दो हमेशा पाए जाएंगे। ये डॉटेड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड। ठीक है, ये कैप्सिड है। ये जो होल्स की तरह आपको बीड्स की तरह जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा प्रोटीन की कवरिंग है ये। ठीक है, जिसको उन्होंने P18 लिखा हुआ है, बट ये इंफॉर्मेशन इतनी काम की नहीं है, बस आप इसको याद रखेंगे ये प्रोटीन का बना हुआ है। एक्स्ट्रा एक कवरिंग होती है, ये जो आपको दिख रही है। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा कवरिंग होती है इसको हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, और यही वाली वो लेयर है जो कि एक्चुअली ह्यूमन सेल की सरफेस से ये वायरस लेकर आ रहा होता है। उसके अलावा इसकी यही वाली जो स्ट्रक्चर, ये वाले स्ट्रक्चर जो कि मैंने अभी भी बताए थे, इसको हम कहते हैं GP120, ग्लाइकोप्रोटीन 120। और ये जो आपको थोड़ी सी अंदर से एम्बेडेड नजर आती है, इसको हम कहते हैं GP41 कहते हैं। ठीक है, GP41 कहते हैं। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको याद रखना लाजमी है। अब होता क्या है कि लाइफ साइकिल के अंदर हमें बस थोड़ा सा इसके अंदर पार्ट पढ़ना है, जो कि है बिल्कुल आसान। जैसे कि ये जो है सेल अगर ढूंढ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो वायरस है अगर ह्यूमन सेल में चला जाए तो फिर वो क्या करेगा। ठीक है, अब मैं क्या कर देती हूँ, एक जर्नल सा एक सेल बना देती हूँ, ह्यूमन का सेल है, और ये इनका क्या है, बड़ा सा न्यूक्लियस बना देती हूँ, जहां पर ये मैं क्या शो करूंगी, डीएनए है जो कि ह्यूमन का अपना डीएनए है। ठीक है, अब ये कोई मान लें कि कोई एक HIV वायरस है जो कि फाइनली जो है बॉडी में एंटर होने जा रहा है, ये वाला। ठीक है, इस तरह से, और ये इसकी ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, यहाँ से शो हो रही है ऐसे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से यूं है स्ट्रक्चर पूरा। ये HIV है। ठीक है, इसके सेंटर में आपको पता है कि 2 स्ट्रैंडेड RNA होंगे और साथ में क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा। ये अभी आ रहा है और जैसे ह्यूमन सेल के साथ अटैच हुआ, ये अटैचमेंट इसकी किस तरह से होगी, और ये सबसे पहले किसको ढूंढेगा, ये है T हेल्पर सेल्स है। ठीक है, ये है T हेल्पर सेल्स हैं जिसको ये आकर अटैक करेगा, और मैक्रोफेजेस होंगे। ठीक है, मैक्रोफेजेस है, क्योंकि मैक्रोफेजेस और T हेल्पर सेल्स जो है ना, ये जो है बिल्कुल कंट्रोल सेंटर है किस चीज का, इम्यून सिस्टम का। ठीक है, अगर इन्हीं कोई कुछ जो है मसला पेश आया तो आप समझ जाएं कि इन पर अगर कोई अटैक कर रहा है, डायरेक्ट अटैक कर रहा है कोई, ठीक है, HIV अगर करेगा तो सिंपली क्या होगा, तो ये सारे के सारे जो है अचानक से इम्यूनिटी, इंसान की जो भी पर्सन होगा उसकी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, वो डाउन होती जाएगी, क्योंकि हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो संभालते कौन है, वो T हेल्पर सेल्स और मैक्रोफेजेस जो है वो करते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपने ये देखा कि ये जो सेल है ये कौन से सेल्स है, ये T हेल्पर सेल्स है, और इसके पास ये सरफेस में अब ये HIV ने इस सेल को किस तरह से ढूंढा होगा, इसके पास क्योंकि सेल पे क्या मौजूद है, रिसेप्टर्स ढूंढ पड़े हैं, जिसको हमने कहा था CD4 रिसेप्टर, जिसकी मदद से ये जो है इसको लोकेट कर सकता है। तो जैसे ही इसने इस सेल को डिटेक्ट कर लिया, अब ये क्या करेगा, नंबर फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये इंटीग्रेट हो जाएगा। अब ये इसकी GP प्रोटीन की जो एक्स्ट्रा कवरिंग है वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, सेकेंड स्टेप में वो रिमूव हो जाएगी, क्योंकि ये डिफ्यूज नहीं हो सकती, ये इंसान के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर नहीं जा सकती। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, खाली कैप्सिड जाएगी और साथ ही साथ इसके जो है ये जो है RNA जाएगा, और साथ ही साथ इसकी जो कैप्सिड है वो जाएगी। ठीक है, इसकी ये जो कैप्सिड हमने बनाई थी कॉनिकल शेप वाली वो जाएगी। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, जो फर्स्ट फेज में होगा कि ये HIV सेल के अंदर इंटीग्रेट
कर रहा है अभी। जैसे इंटीग्रेट करेगा इसकी ये जो ऊपर की सारी जो लेयर्स हैं वो उतर जाएंगी। जैसे उतर जाएंगी तो जो सेकंड जो इसका स्टेप होगा जिसके अंदर ये क्या होगा, इसके जो आरएनए और ये जो कैप्सिड है ये अंदर जाएगा और ये कैप्सिड भी फाइनली क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डिसॉल्व। ठीक है, जब डिसॉल्व हो जाएगी तो अब क्या बचेगा यहाँ पर अपना जो है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है ना वो हो जाएगा फुली एक्टिव। जब वो एक्टिव हो जाता है तो आपको पता है कि अपना काम करेगा, तो मतलब कि वो क्या करेगा, खुद क्या है अभी, खुद अभी आरएनए की ये जो स्ट्रैंड्स है ये है, तो अब आरएनए से क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा। ठीक है, आरएनए से क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा। तो अभी ये जो नई जो एक कंडीशन, नया एक जो बनेगा यहाँ पर डीएनए बनेगा, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करके इसके अंदर जाएगा। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये इंसान का अपना डीएनए पड़ा हुआ है। और यहाँ पर सी डीएनए जो है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है, ये क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा। अब ये किस तरह से जाकर इसके इसी डीएनए के साथ जाकर मिक्स हो जाएगा, जिसको मैं इस तरह से शो कर रही हूं ताकि लगे कि ये दोनों मिक्स हो गए। ठीक है, एंड जब वो टाइम जब ह्यूमन का जीनोम और वायरल जीनोम जब वो इंटीग्रेट हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोवायरस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोवायरस कहते हैं। बस इतना आपको टर्म याद रखना है। अब प्रोवायरस के बाद क्या होगा भाई, ये जैसे ही इसके ह्यूमन की न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, उसके डीएनए को पूरा का पूरा तबाह तहस महस उसकी करेगा और क्या करेगा, आप उसका कंट्रोल सेंटर जो है उसका छीन लेगा। और अब उसके बाद जो कंट्रोल करेगा वो, क्योंकि हमने टी सेल्स और मैक्रोफेजेस तो सारे के सारे इसने तबाह कर दिए। ठीक है, अब क्या होगा, अब बस सिंपली ये होगा कि ये प्रोवायरस जाकर यहाँ पर राज करेगा पूरे न्यूक्लियस के अंदर, और फिर कहेगा कि अब मेरे हाथ में है सब कुछ और मैं पूरे के पूरे सेल को अब कंट्रोल करना स्टार्ट करूंगा। तो जैसा ये चाहेगा वैसा ही होने वाला है। तो ये क्या करेगा, वो कहता है कि भाई जल्दी जल्दी से मेरे लिए कैप्सिड बनाओ। ठीक है, इसी की राइबोसोम्स वगैरह यूटिलाइज करके वो कहता है मेरे लिए जल्दी जल्दी से कैप्सिड बनाओ, मेरे लिए जल्दी जल्दी से प्रोटीन की लेयर बनाओ ताकि मैं प्रोटीन की लेयर भी तो बना सकूं। और क्या करेगा, यहीं पर ही बैठकर ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म करेगा। अब आपको पता है कि ये जो हमने अभी स्टार्ट कैसे दिया था, स्टार्ट हमने दिया था, ये खुद आरएनए था। जैसे ही सेल के अंदर आता है तो उसने डीएनए, आरएनए से डीएनए बना दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर दी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो उसने डीएनए बनाया था उसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का नाम दे दिया। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या कर रहा है, वो जा रहा है कंप्लीटली कहां पर, ये जो ह्यूमन का अपना डीएनए वहां पर जाकर मिक्सअप हो रहा है। मिक्सअप होने के बाद क्या हो रहा है, उसको ये जब मिक्सअप हो जाते हैं, जब ह्यूमन का डीएनए और ये वायरस का डीएनए, एचआईवी का जो डीएनए, ये दोनों मिक्सअप हो जाते हैं, उस टाइम उसी को प्रोवायरस कह रहे होते हैं। अब प्रोवायरस क्या करेगा, ये पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल करेगा। अब वो क्या करता है, अपने हिसाब से जो है ना हुक्म चलाएगा, कमांड्स देगा कि भाई नहीं अब मेरे लिए कैप्सिड बनाओ, अब मेरे लिए प्रोटीन बनाओ, मेरे लिए ट्रांसक्रिप्शन करो। तो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम में ये होता है कि ये क्या करेगा, अब अपनी अपनी इसी डीएनए से, ठीक है, इसी डीएनए से क्या करेगा, आरएनए बनाएगा और अपने लिए इवन जो उसके एंजाइम्स थे उसकी भी कॉपीज बनाना स्टार्ट करेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स की कॉपीज बनाना स्टार्ट करेगा। हैंस क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि एक असेंबलिंग होगी, जैसे कि हम पहले बैक्टीरियोफेज के अंदर भी पढ़ते थे, असेंबलिंग होगी। असेंबलिंग में हमें ये फायदा होगा कि सारे के सारे कैप्सिड, प्रोटीन्स और जीनोम सारे के सारे जो बने हुए होंगे वो क्या हो जाएंगे, असेंबल हो जाएंगे। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे नए नए क्या बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ये आरएनए के स्ट्रैंड्स हैं, ये ऊपर इसकी कैप्सिड है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जैसे ही इस सेल के बाहर निकलेगा, इसी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो अपने सर पे उड़ाकर अपने चलाएगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आता होगा। इसको हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी समझ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब ये देखें, होता क्या है कि ये बाहर से जो है एक लाइफ साइकिल के अंदर ये एचआईवी जो है वो इंटर होता ही है। जैसे इंटर होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये इंटीग्रेट करेगा। इंटीग्रेट करने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करके ये जैसे इंटीग्रेट हो गया तो सेकेंड स्टेप क्या है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। जैसे ही अब ये सेल के अंदर जो है ये चला गया है, उसका जो आरएनए है वो चला गया तो वहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। मतलब क्या
करेगा, आरएनए से डीएनए बनाएगा। जैसे आरएनए से डीएनए बनाएगा तो अब ये क्या करेगा, स्टेप नंबर 3 होती है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इन व्हाट, न्यूक्लियस के अंदर की बात हो रही है। ये ह्यूमन का न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये ह्यूमन का अपना न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जाकर जो ह्यूमन का अपना डीएनए है वहां पर जाकर ये क्या करेगा, अपना ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के टाइम जो डीएनए बनाया है उसके साथ जाकर मिक्सअप कर लेगा। मिक्सअप करने के बाद क्या होता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता क्या कर देता है, ये छोटी छोटी सी ये जो कैप्सोमियर्स के टुकड़े हैं ये बना देता है, क्योंकि ये कमांड्स प्रोवाइड करेगा तो वो अपने काम की चीजें बनवाएगा ना। तो ये क्या करेगा कि जो है ना अपने अपने हिसाब से कैप्सिड बनवाएगा, आरएनए, क्योंकि उसके बाद जो है ये ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये अपने अपना जो आरएनए बनाता है, अपने काम की एंजाइम्स बनाएगा एंड फाइनली ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी असेंबलिंग करते 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 ये क्या करेगा, सेल के बाहर चला आएगा। जैसे सेल के बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो आपको दिख रही है ना ये डॉटेड ये जो स्ट्रक्चर है ये एक लिपिड बाइलेयर है, इंसान की अपनी प्लाज्मा लेयर की है, जो कि क्या करेगी, आते आते ये अपने सर पे से उड़ाकर वापस चला आएगा, ठीक है, और रिलीज हो जाएगा। अब इसका काम क्या होगा, ये फिर से जाएगा किसी और सेल को, T4 सेल को जो है अटैक करेगा, मैक्रोफेजेस को अटैक करेगा एंड देन फाइनली ये क्या करेगा और अटैक करता जाएगा। तो इन दिस वे एचआईवी की जो है वो पूरी साइकिल जो है वो परफॉर्म होगी। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि जिसके अंदर आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, एड्स के सिम्टम्स क्या है, कॉजेस क्या है, ट्रांसमिशंस क्या है, ये उसके सिम्टम्स है, 3 फेजेस थे। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होता है, स्टार्टिंग में पता नहीं चलेगा कि बीमारी कुछ हुई है या नहीं हुई है, कोई सिम्टम नजर नहीं आएगा। 9-10 साल के बाद जाके हमें पता चलेगा कि अच्छा कोई ऐसी बीमारी भी हुई थी, ठीक है। उसके बाद एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो फिर उसके अंदर मजीद सीवियर सिम्टम्स नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं एंड देन फुल ब्लोन एड्स में क्या हो जाता है कि ऐसी ऐसी बीमारियां लगना स्टार्ट हो जाती हैं जो कि एक्चुअली एड्स की कॉज करने की वजह से नहीं होती बट इम्यूनिटी डिस्टर्ब होने की वजह से हो जाती हैं, जैसे कि अमूमन जो है फ्लू हो सकता है और निमोनिया हो सकता है। मतलब आम से जो भी वायरल इन्फेक्शन वो सबसे पहले इन्हीं लोगों को लगते हैं क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बिल्कुल वीक हो चुकी है, ठीक है। दूसरी ये चीज कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है आज तक, नो ट्रीटमेंट, क्योंकि ये आरएनए का जो वायरस है ना, बेसिकली ये एचआईवी जो है आरएनए का वायरस है, एचआईवी के जो वायरस है ये क्या करता है, ये अपनी टेम्पलेट की जो सीक्वेंस है वो हमेशा चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से अभी तक कोई वैक्सीन जो है वो अवेलेबल नहीं है पर्टिकुलर टेम्पलेट को एक्ट करने के लिए, क्योंकि वो हर दफा हर इंसान के लिए स्पेसिफिक और बहुत जो है डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी ये चीज के इंसान जो है वो एड्स की वजह से नहीं मरते बट ऐसी ऐसी जो अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस होती हैं, अपॉर्चुनिस्टिक, ठीक है, उसके अलावा इसका ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं, इसको सिर्फ जो ऑन गोइंग जो इनके अंदर जो बीमारियां चल रही होंगी सिर्फ उसको ट्रीट करने के लिए उसको जो है वो डॉक्टर्स मेडिकेट कर रहे होंगे, ठीक है। उसके अलावा दूसरी ये चीज कि फिजिकली टच अगर किसी इंसान के साथ, जैसे किसी के साथ खाया जाए, खाना खाया जाए या उसके साथ उठना बैठना जो है आप कर सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह से नहीं फैलता जब तक कोई फिजिकल कोई ऐसा जो है लिक्विड जो है बॉडी के फ्लूइड्स जो है वो वहां पर कोई इंटरेक्ट नहीं करें, ठीक है। देन वी विल मूव टू द ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन हमने पढ़े थे जिसके अंदर ये पूरे मैंने आपको बताया था कि वेजाइना फ्लूइड्स, सीमन जो है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो भी फ्लूइड्स होते हैं ये मेन कॉज होते हैं इस बीमारी की स्प्रेड की, ठीक है। उसके अलावा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी के वायरस मैंने आपको बताया, क्योंकि आई फील कि ये जो टॉपिक है वायरस के चैप्टर के अंदर ये वैसे तो सिलेबस में इग्नोर किया गया था इसके स्ट्रक्चर को, बट एज फार एज द एमसीक्यू टेस्ट इज कंसर्न तो आई फील लाइक दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टू कवर। साथ ही साथ क्योंकि जब आप एड्स पढ़ रहे हैं तो एड्स के साथ एड्स का वायरस एचआईवी है उसको भी लाजमी हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज के स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज जो डायग्रामेटिकली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ने होंगे। उसके अलावा मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी इस तरह से डायग्रामेटिकली अलग से बताया था, यहाँ समझाकर अलग से बताया था। लाइफ साइकिल बताई थी कि ये किस तरह से जो है सेल के अंदर घुसता है और वहां पर ये पूरा हाईजैक कर लेता है और वहां पर अपना जो है रूल स्टार्ट कर देता है, ये फिर जो है
इट इज ऑल्सो सेपरेट डिबेट, जो कि मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होंगे, इंटरेक्ट करते होंगे। सबसे पहले जो इसका जो मेन काम था वो टी हेल्पर सेल को तबाह करना था, तो और मैक्रोफेजेस। तो जब ये हमारे जो है हैं ये मुहाफिज हमारे बॉडी के, अब इन्हीं को अगर पूरा जो है टारगेट किया जाएगा तो फिर जो है डेफिनेटली हमारी बॉडी का सिस्टम जो है वो तो डिसबैलेंस होगा ही होगा, और ये जो है फाइनली एक और हमें 100 जो है ना कॉपीज जो है इस HIV के निकलती जाएंगी, एंड हेंस इट विल स्प्रेड। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ये जो है लेक्चर कोर्सेज सुना है। और इसके अलावा कोई भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और काइंडली आप जो है अपने फ्रेंड सर्कल में और जिन जिनको आपको लगता है कि MT गेट की तैयारी कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मे बी उनको कोई टॉपिक ऐसा हो जो कि डिफिकल्ट फील होता हो, एंड इफ यू फाइंड इट वेरी यूजफुल तो आप काइंडली उनको भी शेयर करें, और जो है सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, वो हमारा बायो एनर्जेटिक्स होगा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और जिसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस मेनी डिफरेंट थिंग्स। सो stay tuned and keep watching, and also subscribe my YouTube channel and press the bell icon so that you can get every single notification from my side. Thank you so much.